साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और नेट, जेआरएफ, सेट और किसी भी स्टेट की ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो तरह तरह के एग्जामों में पूछे गए हैं पुराने प्रश्न हैं उनको लेकर के। आप ही हमारा आदिकाल चल रहा है साथियों, 2 वीडियो और आपके आदिकाल के रहेंगे। इसके बाद आपके जो है हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। यदि आप हमारे कुल मिलाकर के 15 से 20 वीडियो पूरे देख लेते हैं तो निश्चित ही आप जो भी एग्जाम देंगे और साहित्य से संबंधित आपके अंकों में 10 से 15 अंक की वृद्धि होगी। इसके अलावा हम और भी आगे तरह तरह की पत्रिकाओं के बारे में, तरह तरह के पत्रों के बारे में, जो भी साहित्य के अंतर्गत आता है उसको भी पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने नए प्रश्न से कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। साथियों, हमें बताना है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर है आपका रासो साहित्य। रासो साहित्य आपको बताना है। रासो साहित्य जो लिखा गया है इसमें रासो ग्रंथ लिखे गए। रासो ग्रंथ मुख्य रूप से वीर रस प्रधान रहे हैं जिसमें राजाओं की महिमा की गई है और राज दरबारी कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं ताकि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने वो हमसे बन सके। साथियों, बात करें यदि हम तो इस रासो साहित्य के बारे में डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन और राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल कहा। हमें 2 चीज़ याद रखनी है। किस किस ने? डॉक्टर गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन, जिनका जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास बताया जिसमें इन्होंने जो है आदिकाल को चारण काल कहा। और वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी जो है चारण काल कहा है आदिकाल को। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों एवं गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है। तो वही मैंने बताया कि इस समय जो राज दरबारी कवि होते थे वो राजा की तारीफ में जो है कविताएं लिखते थे और राजाओं को सुनाते थे, जिसमें राजा की जो है वीरता का वर्णन करते थे। जैसे हमने सुना है पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। उसमें उनके राजा की तारीफ में ऐसा कहा गया कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो शब्दभेदी बाण चलाते थे और उन्होंने राजा की तारीफ में लिखा कि 8 हाथ 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो कुछ इस तरीके की कविताएं राज दरबारी कवि करते थे, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है जो रासो साहित्य के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से आपकी विजयपाल रासो है जो किसने? नल सेन ने लिखी है। इसके अलावा आपकी हम्मीर रासो है जो सारंगधर ने लिखी है। खुमान रासो है जो दलपति विजय ने लिखी है। बीसल देव रासो है जो नरपति नाल ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई ने लिखी है और परमाल रासो है जो जगनिक ने लिखी है। इसके अलावा एक और ग्रंथ आता है राज तरंगिणी जो कल्हण ने लिखी है, वो भी इसी समय के लगभग माना जाता है। इतना हमें याद रखना है। एक तो यह याद रखना है कि आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना जाता है और इस समय जो है रासो साहित्य लिखा गया। प्रमुख रूप से हमें याद रख लेना है, जैसे आप केडी याद रख लेंगे तो आपको के फॉर खुमान रासो से आपको याद हो जाएगा दलपति विजय। इसके अलावा BN से आप याद रख लेंगे बीसल देव रासो नरपति नाल, और इसके अलावा PG से याद रख लेंगे परमाल रासो जगनिक का। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप MS से याद कर सकते हैं, जो है आपका MS से एक नाम आता है साथियों, MS नहीं HS आपको याद करना है। HS से नाम आता है हम्मीर, हम्मीर रासो जो किसने लिखा है? सारंगधर ने। आप इसको याद कर सकते हैं। ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको भी हम यहाँ पर दोहरा ही लेते हैं ताकि आपके से संबंधित और महत्वपूर्ण जो है साहित्य संबंधित चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। जैसे यहाँ बताया गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख है, जो हमारा सिद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं 84 ग्रंथ, उसमें इसका उल्लेख है, जिसमें सरहपा, सबरपा, लुईपा, विरूपा, डोम्भियापा, कहप्पा, कुकुपिर कुकुरिपा आदि प्रमुख सिद्ध कवि हैं। जो ये साहित्य लिखा गया था सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा जिसको वज्रयान शाखा भी कहा जाता है उससे रिलेटेड था। दूसरा था नाथपंथी। नाथपंथी साहित्य जो है आपका जैन साहित्य से संबंधित था। एक चीज़ और आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो सिद्ध साहित्य लिखा गया पूरा का पूरा पाली भाषा में लिखा गया, गौतम बुद्ध के धर्म के प्रचार के बारे में इसमें बताया गया है। नाथपंथी में जो है जैन साहित्य के बारे में लिखा गया है, और नाथपंथी जिन ग्रंथों के प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ है, जिसमें घेरंड संहिता और शिव संहिता प्रमुख है। इसके अलावा गोरखनाथ द्वारा रचित कृतियों को हठयोग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत और गोरक्षकल्प आदि हैं जो इससे संबंधित है। इसके अलावा जैन साहित्य प्राकृत तथा संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद्र नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम भी कहा जाता है।
इनकी संख्या 12 बताई गई है। आप ये सारे पॉइंट याद कर लेते हैं तो आपके इससे संबंधित सभी फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, यहाँ पे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको याद दिला देता हूँ, जो यहाँ पे सरहपा शब्द आया है, इसको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। इसको भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? 84 जो सिद्ध हुए हैं सिद्ध साहित्य में, तो कौन सा इनमें से नहीं है? विरूपा, कहप्पा, कुकृपा और सारंगधर। सबसे पहली चीज तो आपको याद, 84 नाम तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी सिद्ध साहित्यकार हुए हैं सबके नाम के पीछे पा या पाद लगा जरूर मिलेगा आपको। तो अधिकतर जगह पा लगा मिलता है, तो जिनके नाम के पीछे पा लगा मिले वो सिद्ध साहित्यकार हैं या 84 सिद्धों में से हैं, बाकी नहीं है। इसके अलावा जो सारंगधर हैं, इन्होंने जो है सारंगधर जो है रासो साहित्य इन्होंने लिखा है, और इसी को हमने अभी याद भी किया था ट्रिक से, एच फॉर होता है हम्मीर रासो, जो किसने लिखा है? सारंगधर ने। इसको आप याद कर सकते हैं। ये हमें याद करने के कुछ अपने तरीके खोजने पड़ेंगे जिससे हमें याद हो सके। बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो इसमें जो है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता और अंतरंजित वर्णन किया जा रहा है, जिसमें जो है राजाओं को खुश करने का प्रयास इसमें अधिकतर किया गया है। बाकी कृष्ण भक्ति पर आधारित साहित्य जो आपका है भक्ति काल में लिखा गया। निर्गुण उपासना भी आपकी भक्ति काल में लिखी गई। मेन रूप से आदि काल में लिखा गया है, जनजीवन से हटा करके राजाओं से संबंधित साहित्य, जो ये साहित्य लिखा गया। बाकी जो जनजीवन से संबंधित साहित्य लिखा गया है उसको लोक साहित्य कहते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हमारे दो नाम आते हैं। एक नाम आता है आपका पद्म अमीर खुसरो का, और एक नाम आता है आपका, साथियों दूसरा नाम है विद्यापति, जिन्होंने जो है लोक साहित्य लिखा है। तो ये आपको एक अतिरिक्त फैक्ट में बता दिया है कि जनजीवन से संबंधित जो साहित्य लिखा, मुख्य तौर पर दो ही नाम हमसे पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है, एक है अमीर खुसरो, दूसरे हैं विद्यापति। विद्यापति की प्रमुख रचना है कीर्तिलता, और अमीर खुसरो की 3 रचना प्रमुख मानी जाती हैं। एक आपकी मानी जाती है अमीर खुसरो की पहेलियाँ, दूसरा अमीर खुसरो की मुकरियाँ, और तीसरी मानी जाती है अमीर खुसरो के ही 2 शकुने। तो इससे संबंधित कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। बाकी बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य में या वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय पर वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, ये तो किया गया है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये भी किया गया है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन, इसका वर्णन नहीं किया गया है। ये आपका भक्ति काल में देखने को मिलेगा, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत, जिसके प्रतिनिधि कवि हमारे माने जाएंगे जो है सूरदास। तो इससे संबंधित सूरदास जी हैं, मीरा हैं, रसखान हैं, सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। उनसे यहाँ पे साहित्य में पूछा जाएगा। बाकी युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन भी वीरगाथाकालीन साहित्य में, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी है, आश्रयदाता का अतिरंजनापूर्ण वर्णन भी है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, 700 से 1400 ईस्वी कालखंड को गियरसन ने क्या नाम दिया? तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज गियरसन, जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, और जॉर्ज गियरसन ने जो है लिखी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन दोनों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किताबें लिखी, जिसमें इन्होंने जो है 700 से 1400 के काल को जो है चारण काल कहा है। साथियों, इसके पहले के काल को इन्होंने संधि काल कहा था, क्योंकि जब जो है आपका अभ्रंश काल समाप्त हो रहा था और आदिकाल लग रहा था, तो उस बीच के इस काल को इन्होंने संधि काल भी कहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? साथियों, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो बीसल देवरासो है, बीसल देवरासो में जो है आपकी गे शैली का प्रयोग किया गया है। साथ ही आपको बताना है बीसल देवरासो किसने लिखा है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं बार बार चैनल सब्सक्राइब करने की इसलिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारा समय महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आपको जो है नॉलेज मिल रहा है, तो आप अपने मन से सब्सक्राइब कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? साथियों, इसका हमें उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। राजमती से रूठकर बीसलदेव जो है उड़ीसा गए थे। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। जो है हम देख रहे हैं बीसलदेव रासो के संबंधित क्या क्या इसमें बताया गया है, किसके ऊपर लिखा गया है। बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती, जो राजा भोज परमार हमारे भोपाल के आसपास के राजा भोज हुए हैं, और परमार राजा भोज उन्होंने उनकी पुत्री थी
राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव के तृतीय विवाह है वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। मतलब जो है बीसल देव है जो अजमेर के राजा थे, चौहान राजा बीसल देव तृतीय, इनकी तीसरी शादी का वर्णन इसमें है। और इसमें बताया गया है कि वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन पहले जो है राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और बीसल देव बिछड़ते हैं, फिर उनका पुनः मिलन होता है। तो ये जो है श्रृंगारिक शैली में लिखा गया है, सरस शैली में इसका वर्णन किया गया। इसमें वर्णित राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसल देव उड़ीसा, उस समय अब वर्तमान जिसका नाम ओडिशा है, चले गए थे। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती हैं। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती हैं। सामंती जीवन के प्रति गहरी आरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में देखने को मिलता है। तो इस तरीके का इसमें जो है एक तरीके से कहा जाए तो परमार राजा भोज की पुत्री और राजमती और अजमेर के राजा बीसल देव का जो है इसमें प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। उससे संबंधित ये जो ग्रंथ है बीसल देव रासु। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, किस रासु ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। साथियों आप लोगों ने आला के बारे में सुना होगा, स्पेशली जो बुंदेलखंड और बघेलखंड से बिलोंग करते हैं उन्होंने आला के बारे में सुना होगा। जो आला है, ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में सतना जिले के अंतर्गत आने वाली मैहर जो माँ शारदा माता का जो मंदिर है वहाँ पर वर्तमान में भी आला और जिनके छोटे भाई का नाम ऊदल, जैसा इतिहास ग्रंथों में बताया गया है, दोनों आज भी माँ शारदा की पूजा करने के लिए आते हैं। तो उनसे संबंधित जो है आलाखंड के बारे में जो वर्णन किया गया है वह जगनिक का जो परमाल रासु है उसमें उसका वर्णन मिलता है। आलाखंड जो है मुख्य तौर पर गाँव में प्रचलित है, गाया जाता है और इस सावन के महीने में अधिकतर गाया जाता है। साथियों इसके अलावा आप इसमें एक चीज़ और याद कर सकते हैं, जो जगनिक है इन्होंने परमाल रासु लिखा है। और जगनिक जो है आपके उस समय के जो महुआ के राजा थे परमार्दी देव, उनके दरबारी कवि थे। तो आपको इसको महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में याद कर लेना है 3 स्टार लगा करके। इस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमसे पूछ लिया जाएगा कि जो जगनिक है वह किस राजा के दरबारी कवि थे। तो जगनिक महुआ के राजा थे, जो राजा परमार्दी देव उनके दरबारी कवि थे। इसको हमें याद रखना है। परमार रासु जो है वीर रस की सर्वश्रेष्ठ कृति भी मानी गई है, क्योंकि इसको आला खंड को सुनाने के बाद जो है किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसा कहा जाता है कि मुर्दे में भी जान डाल देने वाली ये रचना है। यदि मुर्दे को भी यदि अच्छे से आला खंड, मुर्दे का मतलब ऐसा व्यक्ति जो लड़ने की इच्छा नहीं रखता, उसको भी यदि आला खंड सुना दिया जाए तो वह भी एक बार लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके अलावा चार्ल्स इलियट ने इस महाकाव्य का जो संकलन जो है आला खंड के नाम से करवाया है। जो आला खंड शब्द है इसका जो संकलन कराया है इस चार्ल्स इलियट ने कराया है, इसको हमें अलग से याद कर लेना है। इसके अलावा इस ग्रंथ की यदि बात की जाए, जो आपकी परमाल रासु ग्रंथ है, इस ग्रंथ की जो भाषा है वह जो है आपकी जो लिखी गई है वो बेसवाड़ी भाषा एक होती है, बेसवाड़ी भाषा में लिखा गया है। तो यदि आप इतने पॉइंट याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से आपको कह के बता देता हूँ। यदि आप इतना याद कर लेते हैं कि जो है जगनिक ने परमाल रासु लिखा जिसे आलाखंड के नाम से जाना जाता है। आलाखंड को चार्ल्स इलियट ने जो है मतलब परमाल रासु को आलाखंड के नाम से चार्ल्स इलियट ने जो है इसका संकलन किया। इसके अलावा इस ग्रंथ की जो भाषा है परमाल रासु की बेसवाड़ी है। परमाल रासु जो है जगनिक जो है उस समय के जो महुआ के राजा थे परमार्दी देव, उनके दरबारी कवि थे। जो है वीर रस की सर्वश्रेष्ठ रचना है, मुर्दों में जान डाल देने वाली रचना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इतना यदि आप जानते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंत में आप इसके यदि जो परमार रासु के नायक हैं तो नायक में यदि आप याद कर लेते हैं, नायक जो है आपके आल्हा और ऊदल। यदि बात की जाए आल्हा और ऊदल, ऐसा आला खंड में बताया गया है। आल्हा की पत्नी का नाम मछला नाम से देखने को हमें मिलता है। तो आप इसमें यदि इनकी नायिका का नाम भी पूछा जाए, आला की पत्नी का नाम जो है मछला बताया जाता है, ऐसा आला खंडों में जो सुनाया गया है उसके बारे से पता चला है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा एक तरीके से देखा है तो 73 है। तो और आज का हमारा जो है 2-3 प्रश्न और बचे हैं। हम टोटल 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन में हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है। तो जो है आलाखंड के नाम से जो जाना जाता है वह है वो आपका परमाल रासु है, जो जगनिक ने लिखा है। तो इसको उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से जाना जाता है। जो आलाखंड का नाम से संकलन किया है वो चार्ल्स इलियट ने किया है। इसको मैं बार बार इसलिए दोहरा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट है, थोड़ा सा कठिन फैक्ट है जो हमें एक बार में याद नहीं होता। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा आज का अगला प्रश्न है, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि। मतलब आला और ऊदल जो आपके
यह परमाल रासों के नायक हैं, किसने लिखा? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, तो वो किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। अब आप यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है, तो उस ग्रंथ का आप जो है नाम कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को इसके बारे में पता है, आप लोगों जो पढ़ रहे हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। फिर से हमारा जो क्वेश्चन है वो आलाखंड से ही लेकर के है। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो जब से यही पढ़ते आ रहे हैं, परमाल रासो जो है आलाखंड का दूसरा नाम है। आलाखंड के नाम से संकलन चार्ल्स इलियट ने किया है। परमाल रासो जो है जगनिक ने लिखा है। जो जगनिक जो थे परमार्दी देव राजा महोबा के दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, कभी कभी हमसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर के 3-4 क्वेश्चन जो थे सबका उत्तर परमाल रासो था, और मुझे पता है कि यदि आपने सबसे पहला उत्तर जिसमें विस्तार से बताया है उसको यदि पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपसे वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते। इसका क्वेश्चन है, कवि जगनिक की रचना का नाम है खुमान रासो, मृगावती, पद्मावती या आलाखंड। साथियों, जगनिक की रचना का नाम तो परमाल रासो है, लेकिन परमाल रासो को ही आलाखंड के नाम से जाना जाता है, जिसे चार्ल्स इलियट ने संकलित किया। तो यदि हमसे कभी पूछ लिया जाए और ऑप्शन में कहीं भी हमें परमाल रासो ना मिले, तो जगनिक की रचना का जो नाम है वह आलाखंड भी कई जगह जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है परमाल रासो को ही आलाखंड के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको हमें याद कर लेना है। ये था सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 जो था वो परमाल रासो को लेकर ही था। किसने लिखा? तो उसका उत्तर जगनिक आपको पता ही है। उसकी जगह हमने 81 नंबर का प्रश्न लिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 2 पंक्तियां कही गई हैं। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? साथियों, ये जो रचना है ये आला की ही रचना है, लेकिन इन लाइनों का जो अर्थ है ऐसा कहा जाता है कि 12 बरस लो, कुकर मतलब होता है कुत्ता जीता है, 13 बरस लो सियार, सियार जीता है, बरस 18 लो छत्री जीता है, बाकी जीवन को धिक्कार। कहने का मतलब ये नहीं है कि 18 वर्ष के बाद क्षत्रियों की मृत्यु हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि 18 वर्ष होने के बाद जो क्षत्रिय होते हैं वह युद्ध से मुकरते नहीं हैं, युद्ध का रण क्षेत्र का मुकाबला करते हैं, और वह जान की परवाह किए बिना अपने जो है दुश्मन का डट कर के मुकाबला करते हैं। भले ही उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो झुक करके नहीं जीते। इन लाइनों का अर्थ ये था जो है परमाल रासो में ऐसा जगनिक के द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमने 80 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के 20 क्वेश्चन और बचे हैं। जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, तो आदिकाल के यदि आप ये 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो लगभग आदिकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी साहित्य को लेकर के। आज की इस वीडियो में इतना ही, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है पहले से ही, और लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, 20 मिनट का वीडियो ये आप देखते हैं तो निश्चित ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप आगे जो मैंने 9वीं से 12वीं तक की NCERT के प्रमुख जो कवि हैं, लेखक जिनने जो अध्याय लिखे हैं, उनकी वीडियो सीरीज लाने की सोची है। यदि आप चाहते हैं मैं वह वीडियो सीरीज लेकर के आऊँ तो आप हमें कमेंट करके बताएं, अन्यथा की स्थिति में मैं जो सीरीज है वहीं पर रोक के चलूँ। अभी हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं तो ये सीरीज भी बढ़ेगी, साथ में उसको भी लेकर के आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।